हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो बहुत दिनों से आप सभी लोगों का डिमांड था कि मैम बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली आज से हम बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आपको कोई भी प्रकाशन का यहाँ रेगुलर रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज आपका जो सामने जो बुक दिख रहा है वो है परम आईएएस का 68 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए। इसमें टोटल जो है वॉल्यूम 1 में 5 सेट दिया गया है। ये 5 सेट लगाने के बाद हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी नया बुक हमारे सामने आएगा हम सारे से प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और रहा क्वेश्चन की बात, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। एक पेज इंग्लिश दिया हुआ है और एक पेज हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पीडीएफ में तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके डाल देंगे, लेकिन आपको जब हम सेट लगवाएंगे यहाँ पे तो ओनली इंग्लिश हिंदी में ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन के दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर लिंक से नहीं खुलता है टेलीग्राम चैनल तो आप लोग सर्च कीजिएगा स्टडी आवर लाइफ। सेम लोगों के साथ जो हमारे यूट्यूब पे लोगो लगा हुआ है उसी लोगों के साथ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शासक मोदनी राय किस वंश से संबंधित थे। तो मोदनी राय की बात करें दोस्तों तो ये संबंधित था किससे? चेर राजवंश से संबंधित था। चेर राजवंश से आपका जो था मोदनी राय संबंधित था, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम मोटा कर लेते हैं, बहुत पतला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोदनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जो एक छोटा आदिवासी राज्य था, ठीक है। और मध्यकाल में बिहार में कई छोटे आदिवासी राज्यों का उदय हुआ, जैसे सारण, इलाहाबाद, शाहजहांबाद, भोजपुर, चंपारण हो गया, पलामू हो गया, मुजफ्फरपुर जिला हो गया। ये सभी में चेरों ने अपना शक्तिशाली राज स्थापित किया और उन्होंने लगभग 300 वर्ष तक जो है वो शासन किया था। और मोदनी राय ने अपने राज्य का विस्तार गया, दाऊदनगर, अरवल, रामगढ़ तक किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है। तो दोस्तों चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिता दस्तावेज चरक संहिता है। चरक संहिता आंतरिक चिकित्सक से संबंधित है और आत्रेय के माध्यम से चरक परंपरा का आवरण हुआ था। आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक काल से चली आ रही है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ है। तो मास्की शिलालेख में, किसमें? मास्की शिलालेख में जो है अशोक का नाम सबसे पहले मिला है। मास्की भारत के कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यह मास्की नदी के तट पर स्थित है जो तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। और 1915 ईस्वी में सी विडॉन द्वारा सम्राट अशोक के लघु शिलालेख की खोज के साथ यह स्थल प्रमुखता में आया था और यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें पहले के शिलालेखों में के बजाय इसमें अशोक नाम शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। सिकंदर महान, जिसे सिकंदर तृतीय या मैसेडोनिया के सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जन्म 356 ईसा पूर्व पेला मैसेडोनिया में हुआ था। वह मैसेडोनिया 336 से लेके 323 ईसा पूर्व का राजा था जिसने फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपद की राजधानी का नाम क्या था। अब अवंतीपद की राजधानी का नाम पूछा गया है तो देखिए उज्जैन था। क्या नाम था इसका? उज्जैन था। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों के नाम अशोक के शिलालेख पर मिलते हैं जिनका उल्लेख उनकी राजधानी के साथ देखिए देखते हैं। मध्य प्रांत क्या था? मध्य प्रांत का नाम मगध था। मध्य प्रांत का नाम, ठीक है। उसके बाद पूर्वी प्राच्य का नाम तोसली या कलिंग था, पूर्वी प्रांत का नाम। पश्चिमी अवंतीपद का नाम उज्जैन था, उज्जैन। एंड उत्तरी उत्तरपंथ का नाम तक्षशिला था, ठीक है। तो ये चारों का नाम था। अगला देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलजी वंश। भारतीय इतिहास में 1206 ईस्वी से 1526 के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि खिलजी वंश का शासन जो था सबसे कम समय तक था। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था वो विजयनगर के साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। एक वाटर से लड़ाई थी ये, और इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर की हार हुई। फिर मराठों से पहले दक्षिण से उत्पन्न होने वाले महान भारतीय साम्राज्यों में से एक को बहुत कमजोर कर दिया। तालीकोटा जो है वो उत्तरी कर्नाटक में बीजापुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है तालीकोटा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस मुगल शासक के मकबरे की स्थिति के साथ उसकी सही मेल नहीं है? तो जहांगीर और आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा आगरा में नहीं बल्कि कहाँ पे है? लाहौर में है। बाकी बाबर का काबुल में है, बिल्कुल करेक्ट है, बाबर का काबुल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अकबर का सिकंदरा है, हुमायूं का दिल्ली में है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काव्यावली का जनक माना जाता है? काव्यावली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो दोस्तों इसका कार्यकाल 1254 से लेकर 1325 तक था और इसे काव्यावली का पिता कहा जाता है। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और वीजक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की रचना है? ये सभी कबीर की रचना है। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, वीजक सभी कबीर की जो है वो रचना है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया था? तो सिकंदर लोदी जो था, ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 तक गुलरुखी उपनाम का इस्तेमाल किया था, मतलब इसका कार्यकाल ये था। और ये जो है गुलरुखी उपनाम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने फारसी भाषा में छंदों की रचना की थी। किसकी छंदों की रचना फारसी भाषा में किया था? सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे और उनका असली नाम निजाम खान था। क्या नाम था उनका? निजाम खान। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय लोगों का सही क्रम है जो व्यापार के लिए भारत आए थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रेंच यूरोपीय शक्तियों का निम्नलिखित क्रम आपका जो है यही है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेजी और फिर फ्रांस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1883 में जब इल्वर्ट बिल पेश किया गया तब वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन वाइसराय था, लॉर्ड रिपन। इल्वर्ट बिल एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और सर कार्टेन पेरेग्रिन इल्वर्ट द्वारा लिखा गया था। अधिनियम ने निर्धारित किया कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य था या नहीं? सदस्य था, नहीं थे। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिए फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, फिर उसके बाद थे MS अने, मंगल सिंह, अली इमाम, सुआब कुरैशी और GR प्रधान। रिपोर्ट ने सरकार के रूप में स्वशासी अधिराज्यों की तर्ज पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की सिफारिश की और रिपोर्ट ने 19 मौलिक अधिकारों का सुझाव दिया जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल था। तो समझ गए, इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा इसका आंसर इसमें से पूछा गया नहीं थे, तो सभी तो थे ही। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश वाला पेज है, इसे स्किप करते हैं। यहाँ 16 नंबर पे आइए। एक आयरिशमैन जेम्स अंगस्टन हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट।
बंगाल गजट, जैसा कि स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुनिया भर में फैल गई, जेम्स अंगस्टन हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति ने 1780 ईस्वी में कोलकाता और भारत को अपना पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट दिया। और ये जो था 4 पत्रों का साप्ताहिक अखबार था, जिसका कीमत 1 रुपया मात्र था, और ये 2 साल के लिए प्रकाशित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो याद होगा कि 1924 का अधिवेशन जो बेलगांव सत्र का था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। केवल यही सत्र था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और यह कांग्रेस का 39वां सत्र था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो केशव चंद्र सेन थे। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को कोलकाता में की थी। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और सामाजिक स्थिति का उत्थान जो है, ब्रह्मो प्रकार के विवाह को वैध बनाना, भारतीय सुधार संघ ने ब्रह्म समाज को धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, और इसमें कई लोग शामिल थे जो ब्रह्म समाज से संबंधित थे, जिसका उद्देश्य था सेन के ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा के दौरान सामने आए कुछ विचारों को व्यवहार में लाना था। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन, विनोबा भावे भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर सी। भारत की आज़ादी के बाद विनोबा भावे ने भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के लिए भूदान आंदोलन शुरू किया, और भूमि का पहला दान 18 अप्रैल 1951 को जमींदार रामचंद्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना के पंचमपल्ली गांव में हुआ था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मार्लो मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 1909 में पेश किया गया था, ये तो आपका सही है। बिल पारित होने पर जॉन मार्शल भारत के गवर्नर थे, ये कथन आपका गलत है। जॉन मार्शल विधेयक पारित होने पर भारत के गवर्नर जनरल थे। भारतीय परिषद अधिनियम सही नहीं है, यही पूछा गया है। तो मतलब सही नहीं है ये पूछा गया है ना, तो आंसर आपका बी ही सही नहीं है। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्लो मिंटो सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में विधान परिषद के दायरे को व्यापक बनाने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की मांगों को शांत करने और शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास को पारित किया था। तो ऑप्शन आपका जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन की घटना 16 अक्टूबर 1905 को होती है। विरोध आंदोलन के नेताओं ने इसे पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया था, जो विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली अधिवेशन के बारे में सही नहीं है? तो देखते हैं स्टेटमेंट पढ़ के। पहला दिया है कि यह बॉम्बे में वर्ष 1885 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि पहले एडिशन के बारे में सही नहीं है, ये तो सही दिया हुआ है, इसलिए पहले ये आपका नहीं होगा आंसर। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, जबकि W.C. बनर्जी इसके महासचिव थे, ये गलत है। ठीक है। इस सत्र में कुल 82 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये भी आपका सही नहीं है। इसमें से बी और सी जो है वही आंसर आपका, इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। कथन सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं है, इसलिए ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना? तो हो विद्रोह का कारण सिंहभूम था। क्या था? सिंहभूम। छोटा नागपुर जो कि अब झारखंड जाना जाता है, छोटा नागपुर के हो और मुंडा आदिवासी ने कंपनी की सेना को 1820 से 22 में चुनौती दिया, फिर 1831 में, और यह क्षेत्र 1837 तक वितरित रहा। वो राजा परहत के अधीन ब्रिटिश शासकों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हो गए, और हो और मुंडा आदिवासी अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर कब्जे के खिलाफ थे। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, मार्च 1942 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड बेबल और विलियम वुड, लॉर्ड बेबल और विलियम वुड दोनों जो थे, देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ओ गॉड, इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो आंसर करेक्ट है। एक लॉर्ड बेबल और विलियम वुड, ये दोनों जो थे 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। ठीक है। 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय का घोषणा करता है। ठीक है। भारत के कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। एक था लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, जो भारत के राज सचिव सर स्टेफन क्रिप्स और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष एवी सिकंदर एडमिरल्टी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। फिर 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए भारत आए किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने का घोषणा किया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को फाइनली लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है, सी आपका सही नहीं है। गांधी जी ने बारडोली संकल्प में आंदोलन वापस लेने की घोषणा किया था, सभी सही है। असहयोग आंदोलन की बड़ी उपलब्धियां मुस्लिमों की भारी भागीदारी और सांप्रदायिक सद्भावना था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया। हालांकि 2 आंदोलन खिलाफत और असहयोग अलग अलग मुद्दों से उभरे और उन्होंने अहिंसक सहयोग की कार्रवाई का एक सामान्य कार्यक्रम अपनाया। और बाद में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया और साथ ही आंदोलन का केंद्रीय विषय खिलाफत प्रश्न भी जल्द ही समाप्त हो गया। ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 देखिए, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। इसके लिए गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? अब हम बात करते हैं किसे चुना गया था। तो एक तो चुना गया था एन.सी. केलकर को और दूसरे थे आई.बी. सेन। तो आंसर आपका ई हो गया, क्योंकि 2 आंसर इसका करेक्ट है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा, ई। और कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में 50 प्रस्तावों को पारित किया गया, जिनमें विविध विषयों को शामिल किया गया था। कांग्रेस ने कांग्रेस के पूरे संविधान पर विचार करने के लिए एक उप समिति नियुक्त की थी। और गांधी जी जो नए संविधान के लेखक होने वाले थे, तिलक और सी.आर. दास का सहयोग चाहते थे, लेकिन काम के दबाव के कारण वो उसके साथ काम नहीं कर पाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं, सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1917 में सैडलर आयोग का गठन होता है और सर माइकल सैडलर इस आयोग के अध्यक्ष थे। सर माइकल सैडलर इस आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। इसमें 2 भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे। ये 2 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ताप्ती सतपुरा रेंज, ताप्ती सतपुरा रेंज बिल्कुल सही है। ब्यास रोहतांग दर्रा, ये भी सही है। सिंधु त्र्यंबकेश्वर, ये आपका उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ताप्ती या गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच मध्य है। ठीक है, मध्य भारत का एक नदी है जो अरब सागर से मिलने
से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुतलई से सतपुरा रेंज में समुद्र तल से 752 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। ये करेक्ट है। ब्यास भी आपका रोहतांग दर्रा इज द करेक्ट है। सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग देखा जाए तो 3200 किलोमीटर है और ये मानसरोवर झील के आसपास तिब्बती पठार से निकलती है। भारत के लद्दाख क्षेत्र के माध्यम से गिलगित बाल्टिस्तान की ओर से एक कोर्स चलाती है और फिर एक दक्षिण दिशा में पाकिस्तान की पूरी लंबाई के साथ बहती है और बंदरगाह के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंध में कराची शहर जो है वो है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही नहीं है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता है। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। तो नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सी धारा ठंडी धारा है? तो ठंडी धारा की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया करंट, लैब्राडोर, वेंगुएला, फॉकलैंड, ये सभी जो है आपका सही है। तो उपयुक्त में से ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम गर्म महासागरीय धारा की बात करें तो कुरोशिया धारा होगा, उत्तरी प्रशांत धारा, अलास्का धारा, भूमध्य रेखीय धारा, अल नीलो धारा, सुसीमा धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, ऑस्ट्रेलियाई धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, ये सभी आपका जो है गर्म है, लेकिन ये जितना ऑप्शन आपको दिख रहा है सब ठंडी धारा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती है? करेवा बात करें तो ये कश्मीरी हिमालय, कहाँ पे? कश्मीरी हिमालय। कश्मीरी हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है जो जफरान की खेती के लिए उपयोगी है और यह केसर की एक स्थानीय किस्म है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल की बात करें तो रबी फसल में अगर हम देखें तो इन्हें जाड़े की फसल के रूप में भी जाना जाता है रबी फसल को, और सर्दियों के मौसम यानी कि अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती है और इनके बीजों को जाड़े के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है और फसल को सर्दी के मौसम के अंत या बसंत के मौसम में काट लिया जाता है। तो रबी फसल में आपका हो जाएगा गेहूं होगा, चना होगा, जई होगा, आलू होगा, बीज होगा जैसे सरसों, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, ये सभी शामिल हो जाएगा। तो सरसों भी आपका हो जाएगा, उसके बाद ग्राम चना को बोलते हैं, धनिया भी हो जाएगा और आलू भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से ई जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इथोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है वो युगांडा हो जाएगा। युगांडा जो है इथोपिया से सीमा नहीं बनाता है। इथोपिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लैंडलॉक देश है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। यह उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में दक्षिणी सूडान और उत्तर पश्चिम में सूडान के साथ सीमा साझा करता है। 37 नंबर देखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था सांसद के द्वारा, और ये अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षी, पौधे की प्रजाति के संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर क्वेश्चन छूट गया। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला पूर्वी सिक्किम में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत और चीन के बीच व्यापार लिंक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसमें देखा जाए तो अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान है। अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान है। आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि सहारा रेगिस्तान ये नहीं होगा, गोबी भी नहीं होगा, धार भी नहीं होगा, अटाकामा नहीं होगा। पृथ्वी पर दो सबसे बड़े रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों में है, अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान और अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करता है और इसका आकार लगभग 5.5 मिलियन वर्ग है। और दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो आंसर ई हो जाएगा।
भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई होता है तो सभी लोग गुस्सा से रेड रेड हो जाते हैं, दैट मीन्स भारत और पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसा लगा हमारा ट्रिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है, इसीलिए डी आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को जो है ये अस्तित्व में आता है और सीमा रेखा का नाम जो है वो सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो है फ्रांस, स्पेन, लीबिया, तुर्की। आंसर आपका ई हो जाएगा। सभी भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, सभी जो हैं। इसके अलावे देखे जाए तो अल्बानिया भी हो जाएगा, अल्जीरिया, वेस्टिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और तुर्की। ये सभी जो है ये देश हैं जो कि भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? बागमती सिंचाई परियोजना बिहार राज्य में है। बागमती सिंचाई परियोजना बिहार राज्य में है। परियोजना के तहत सीतामढ़ी जिले के रामनगर में एक बांध का निर्माण किया गया है और यह नहर प्रणाली का निर्माण, यहाँ भी एक नहर प्रणाली का भी निर्माण किया गया। इसके पानी का उपयोग जो है सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिलों में सिंचाई के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो है ये मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चीन ये मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर यानी हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर यानी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। रोरिंग फोर्टीज, प्यूरियस फिफ्टीज और श्रीकिंग सिक्सटीज किसके नाम है? तो समुद्री हवाएं हैं ये सभी। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी तीव्रता के कारण तेज पश्चिमी हवाओं या पछुआ हवाओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि रोआरिंग फोर्टीज, द फ्यूरिस फिफ्टीज, श्रीकिंगिंग सिक्सटीज। ये सभी जो है हवा समुद्री हवाएं का नाम है। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो एक तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है और दूसरा उच्च न्यायालय के पास होता है। आंसर आपका ई हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को भारतीय संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा के अभ्यास की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का परिणाम है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 1976 में जब कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की, जिसकी आवश्यकता आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के संचालन के दौरान महसूस की गई थी और समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी। और 42वां संविधान संशोधन, याद होगा कि मौलिक कर्तव्य की विचार जो है वो रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य का, और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था? तो देखते हैं अविश्वास मत से पराजित होने वाले इसमें से थे VCD, विश्वनाथ प्रताप भी थे, HD देवगौड़ा भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। तीनों थे तो आंसर आपका डी हो जाएगा। BP सिंह की बात करें यानी कि BP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 1990 में। HD देवगौड़ा की बात करें तो 1997 में एंड अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। इन तीनों को अविश्वास प्रस्ताव के एक वोट से पराजित भारत के प्रधानमंत्री थे। 49 देखिएगा। 49 प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो कार्मिक मंत्रालय को। केंद्रीय सूचना आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को एक कार्मिक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कार्मिक मतलब कार्मिक को ही केंद्र सरकार बोला जाता है ना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है? तो भारत के, इसकी अगर हम बात ठीक है।
आंसर आपका हो जाएगा जापान। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जापान। निम्नलिखित में से कह रहा है कि जापान देश जो है वो भारत सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है। कौन? जापान। जापान। उसके बाद देखिए तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये सभी देश सरकार के एकात्मक मॉडल हैं। तो ये सभी देश का आप नाम कहीं पे नोट कर लीजिएगा। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करने की शक्ति है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है, लेकिन यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में अन्य स्थानों या स्थान को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। 52 देखिए, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुमान समिति देखिए, संसदीय समिति का अर्थ होता है एक समिति है जो कि सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या फिर अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका आंसर आपका अनुमान समिति हो जाएगा। सदन का अध्यक्ष या सभापति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय है। मोटे तौर पर अगर हम कह सकते हैं तो संसदीय समिति दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है और दूसरा तटस्थ होता है, तटस्थ। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रतिरक्षीकरण। बंदी प्रतिरक्षीकरण, देखिए बंदी प्रतिरक्षीकरण का मतलब होता है कि सशरीर उपस्थित होना, और इस रीट के माध्यम से अदालत किसी भी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया हो या कैद किया गया हो शारीरिक रूप से अदालत के सामने लाया जा सकता है, और अदालत तब उसकी नज़रबंदी के कारण की जांच करती है, और अगर उसकी नज़रबंदी का कोई कानूनी औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त किया जाता है। और ऐसा रीट जो है वो कब जारी किया जाता है? जब व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जब व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन किए बिना गिरफ्तार किया गया हो, या जब किसी व्यक्ति को असंवैधानिक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो, या जब व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हिरासत में लिया जाता हो। ये दुर्भावपूर्ण हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार किसी भी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय की सीट के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अधिसूचित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट के अलावा उन क्षेत्रों के भीतर एक या एक से अधिक स्थानों पर समान उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच या बेंच स्थापित करने का प्रावधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 जो है ये राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना पर विचार करता है। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बांकीपुर। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के समन्वय को प्रभावित करने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना, सॉरी मैं पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर देख ली, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो बांकीपुर में बुलाई गई थी, और बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो होती है वो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, जिन्हें बिंदा बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ये 1946 से 1962 तक बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी निर्माण कितने काल के लिए होता है? तो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए देखिए इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। बिहार के एक अद्वितीय ग्राम स्तरीय संस्था ग्राम कचहरी का घर है, जो ग्राम पंचायत के साथ सह अस्तित्व में आता है, और ये 5 साल के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्म मौसम के दौरान बिहार का सबसे गर्म जिला है? वो जिला आपका गया है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म है। मार्च से मई के महीने में गर्म रहता है, और ठंडा में सबसे ज़्यादा ठंडा यही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, इधर दिया हुआ है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है
कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर जिला बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और ये सोमेश्वर रेंज पर स्थित है। छोटी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था। मरहौरा, मरहौरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरहौरा यानी कि सुगौली मठौरा जिसको बोलते हैं। बिहार के सारण जिले के मरहौरा कस्बे 1904 में पहली बार चीनी मिल स्थापित की गई थी और यह देश की पहली चीनी मिल थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में होता है। 1666 में पटना बिहार में इनका जन्म होता है। ये 10वें गुरु थे, 10वें यानी अंतिम गुरु थे और मुख्य रूप से खालसा की रचना किए जाने के कारण ये जाने जाते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था। तो अजीम उस्सान जो है, प्रिंस अजीम उस्सान ने पटना को एक खूबसूरत शहर में बदल दिया और उसने अजीमाबाद अपने नाम से ही जोड़कर इस पटना शहर का नाम रखा था। निम्नलिखित पाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो चिरांद बिहार में स्थित है। चिरांद भारत के बिहार राज्य के सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। अगला देखते हैं 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी, गंधार, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। गंधार राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला देखते हैं 66 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो सिताब राय इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायब उप दीवान नियुक्त किया था। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, हाँ ऑप्शन है कुसुम कुमारी देवी। कुसुम कुमारी देवी जो थी, ये बिहार की कुसुम कुमारी देवी थी जिन्होंने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आरा में लोगों को संगठित किया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो एक तो आपके थे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रामनंदन मिश्र, हाँ, और दूसरा थे राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दोनों थे। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन बी, अनुराग नारायण सिन्हा। साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक समूह था जिन्हें 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए भारत भेजा गया था। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण किया था। अशोक जो था कोल्हुआ के प्रसिद्ध बौद्ध उत्खनन स्थल है जो पटना से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और कोल्हुआ में एक ईंट के स्तूप के बगल में स्थित यह स्तंभ बौद्ध अंतिम उपदेश को याद दिलाता है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो अशोक जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उनके नेताओं के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है। रोहतास अमर सिंह, नवादा नाना सिंह और हैदर अली, जगदीशपुर अमर सिंह, छपरा मोहम्मद हुसैन खान। देखिए इसमें से ई जो है ना वो सभी सही सुमेलित हैं। 71 ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ई हो जाएगा क्योंकि सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है तो आंसर आपका बिल्कुल ये ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। यह पाल वंश का स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अचिंतक गांव में की थी। 73 नंबर प्रश्न है कि कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दिया है कि अप्रत्यक्ष अनुदान किसानों को उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। दूसरा है प्रत्यक्ष भारत में कृषि से आय को एक अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है।
प्रत्यक्ष सब्सिडी व्यापार को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विकृत है और प्रत्यक्ष अनुदान से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। आंसर आपका ई हो जाएगा। प्रत्यक्ष सब्सिडी सीधे नगद के रूप में नहीं दी जाती है, ठीक है, नगद में नहीं दिया जाता है। जैसे सस्ती ऋण सुविधा, कृषि ऋण माफी हो गया, यह पाया गया है कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी ज़्यादातर बड़े किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि छोटे किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नगदी पर अधिक निर्भर करते हैं और ये किसानों को उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। तो आपका जो है ए सही नहीं है और बी भी सही, बी जो है वो सही है, ठीक है, बी कथन जो है आपका सही है। ए सही नहीं है, बी सही है। उसी तरीके से सी जो है वो भी सही है आपका और डी सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था छाया बैंकिंग के अंतर्गत संदर्भित नहीं है? छाया बैंकिंग के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो शैडो बैंकिंग उन सभी गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों को संदर्भित करता है जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करती है और वो आमतौर पर पारंपरिक बैंक के कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा विनियमित डिपॉजिटरी संस्थानों को परंपरा प्रणाली से बाहर करते हैं। तो आंसर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं 75 नंबर। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति के तात्पर्य अधिकांश वस्तु और सेवाओं को समान कीमतों में वृद्धि से है। 76 नंबर है, हम उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों और संचालन में धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिबंधित की जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति जो ब्याज दरों के संचालन में धन की आपूर्ति को संबंधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। शीर्ष निकाय का क्या नाम है जिसे सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? इसका आंसर आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण। जीएसटी के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय है जिसे यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि वस्तु या सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी का लाभ कीमतों में कमी के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अति मुद्रास्फीति, सामान्य मूल्य स्तरों में तेजी से वृद्धि, सही है। अपस्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति में कमी। प्रत्ययस्फीति, अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए नई नीति। और अवरुद्धतमय स्फीति, धीमी आर्थिक गति और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में एक साथ वृद्धि। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन एक अर्थव्यवस्था में तेजी से अत्यधिक और नियंत्रण से बाहर मूल्य वृद्धि का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। आमतौर पर समय के साथ हर महीने में 50% से अधिक दरों पर जो है यह अंतर्निहित उत्पादन अर्थव्यवस्था में युद्ध और आर्थिक उथल पुथल के समय हो सकता है। साथ ही केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में धन की छपाई के साथ ये भी डिपेंड करता है। अपस्फीति की बात करें तो अपस्फीति तब होती है जब मूल्य मुद्रास्फीति अस्थायी रूप से धीमी हो जाती है। रिप्लिकेशंस की बात करते हैं तो जब राजकोषीय या मौद्रिक नीति से है जिसे आउटपुट का विस्तार करने, खर्च को प्रोत्साहित करने और अपस्फीति के प्रभावों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया हो। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो वह धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी या आर्थिक गतिरोध के द्वारा वर्णित एक स्थिति है जो एक ही समय में बढ़ती कीमतों के साथ होती है, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। अब 79 देखिए, समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। समावेशी विकास को निम्नलिखित कारकों में ले जाना चाहिए। तो ये क्या है कि प्रवेश स्तर पर जनता के लिए रोजगार का अवसर हो, अंतर क्षेत्रीय संतुलन में कमी हो, कौशल विकास निर्माण के अवसर सृजित करना हो, ठीक है, और उद्योग को बेहतर फैलाव हो। तो आंसर आपका ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था? तो अगर हम बात करें उर्जित पटेल समिति का, उर्जित पटेल समिति जो है
भारतीय रिजर्व बैंक के डॉक्टर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अगला देखते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी भौतिक परिवर्तन नहीं है। एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भौतिक परिवर्तन नहीं है। 82 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उदासीनी अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये बिल्कुल आपका जो है वो कथन सही नहीं है। वर्षा प्रतिक्रिया अघुलनशील लवण उत्पन्न करती है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। वर्षा प्रतिक्रिया वो प्रतिक्रिया होती है जिनमें एक अघुलनशील पदार्थ या अवक्षेप बनाता है। उदासीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और अपघटन प्रतिक्रिया के लिए ऊष्मा, प्रकाश या बिजली के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो प्राकृतिक गैस का जलना, श्वसन, सब्जियों के पदार्थ का खाद में अपघटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जनित्र कहलाती है। जनित्र यानी जनरेटर जिसको बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट में करंट बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा है, एक विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। और चौथा है, हरे रंग के इंसुलेशन वाला तार आमतौर पर विद्युत आपूर्ति का सक्रिय तार होता है। कौन सा कथन आपका गलत है? तो कथन इसमें केवल गलत आपका डी होगा। देखते हैं आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी के अकॉर्डिंग यानी 3 गलत है और 4 गलत है। एक विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता गलत कथन है, और हरे रंग के इंसुलेशन वाला तार आमतौर पर विद्युत आपूर्ति का सक्रिय तार होता है, ये भी गलत है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य दृष्टि और श्रवण है। श्वास को मेडुला ऑब्लोगेंटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रीढ़ की हड्डी शरीर की प्रतिबिंबित गतिविधियों को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क को घेरने वाले बॉक्स को बोनी बॉक्स कहा जाता है। उपयुक्त में से सभी सही आपका है, सभी सही हो जाएगा। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, सभी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, ग्रेफाइट के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही विमान में हेक्सागोनल सारणी देने वाले 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये आपका कथन कह रहा है कि सही कथन की पहचान, गलत कथन की पहचान करना है। तो ये कथन तो आपका सही है। इन बांडों में से एक डबल बाउंड है और इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट है, ये भी सही है। ग्रेफाइट संरचना के ऊपर एक परत में रखी गई हेक्सागोनल सारणियों द्वारा बनाई गई है, ये भी सही है। ग्रेफाइट बिजली का बहुत खराब सुचालक है, ये कथन आपका गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला देखते हैं, देखिए कूलम विद्युत धारा का एसआई इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई वोल्ट एम्पियर के रूप में भी है व्यक्त किया जा सकता है। और किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या किसी पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा, अभिकथन दिया है कि साधारण तापमान पर धातुओं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, सीसा आदि की सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। कारण दिया है सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत धातु को और अधिक ऑक्सीकरण से रोकती है। तो इसमें से आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन है ना इसमें, हाँ आपको इसमें से आंसर चुन के बताना है। तो देखिए इसमें से बी सी डी सही है आपका, बी सी और डी। इसमें देखिए बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है कि दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। दावा सच है लेकिन कारण गलत है, दावा झूठ है लेकिन कारण सच है। तो ये आपका जो तीनों चीज़ है वो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आंसर इसका गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है इसका हो जाएगा। कथन कर रहा है कि साधारण तापमान पर धातुओं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, सीसा आदि की सतह
ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो कथन आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर ए सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या है। बिल्कुल सही है आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। एक्चुअली इतना ज़्यादा कंजस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ ना कि कंफ्यूज कर जाते हैं पढ़ने में। लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रकाश आंख में एक पतली झिल्ली जैसे कॉर्निया कहते हैं से प्रवेश करता है और नेत्र गोलक आकार में लगभग गोलाकार होता है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपरिवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 2 और 3 और 4 यही जो है आपका सही है। 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। ए जो है वो गलत है। अगला देखते हैं, इंद्रधनुष के बारे में गलत कथन की पहचान करें। एक इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो बारिश की बौछार के बाद आकाश में दिखाई देता है। यह वातावरण में मौजूद छोटे पानी की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की प्रकाश की दिशा में बनता है। पानी की बूंदें छोटी प्रिज्मों की तरह कार्य करती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में ही बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही है, ये देख रहे हैं। तो पहला दिया है कि आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र में पानी का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना प्रकीर्णन पर आधारित है। क्या ये कथन आपका बिल्कुल सही है क्या। तो ये कथन आपका देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए। ठीक है, ए तो सही होना चाहिए। एंड आगे देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न होता यदि आकाश काला दिखाई देता। तो इस स्टेटमेंट में जो सही हो जाएगा आपका। और चौथा क्या है कि खतरे के संकेत की बत्ती लाल की होती है क्योंकि लाल रंग का कोहरा या धुएं में सबसे ज़्यादा बिखरता है। आंसर आपका इसका जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, सी ने आंसर हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 गलत है। अगला देखिए 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमने देखा कि चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसकी केवल दिशा होती है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस स्थिति के रूप में लिया जाता है जिसके अंतर कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव चलता है। तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इसमें से आंसर आपका हो जाएगा ए और 1 और 3 आपका करेक्ट होगा। 1 और 3 ही सही होगा, बाकी 2 जो है वो सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है। मनुष्य में जीवन प्रक्रिया को तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस डाइसेफेलॉन में स्थित है। चिकनी मांसपेशियां हृदय की मांसपेशियों और अंग स्वायत्त तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन के बारे में सही नहीं है। तो इसमें दिया है कि यह एक परमाणु कण है। ये कथन जो है, ये कथन आंसर आपका बी हो जाएगा, सही नहीं है। न्यूट्रॉन उप परमाणु कण है जो परमाणु नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक है, इसलिए बी सही नहीं होगा। पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो सोडियम नाइट्रेट के कारण पटाखों में पीला रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीन। जीन जो है ये माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें आंसर आपका ई हो जाएगा क्योंकि ये सभी सही है। सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और सोना ये सभी जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो कोशिका का खोज किया गया था किसके द्वारा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक
डेफिनेट। ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। तापमान में वृद्धि के साथ आर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति का क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तापमान में बदलाव के परिणाम स्वरूप ध्वनि की गति में परिवर्तन होता है। 101 नंबर प्रश्न है कि एनोसेमिया और एजोसिया शब्द कभी कभी समाचारों में देखे जाते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थिति है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गंध और स्वाद की हानि, ऑप्शन नंबर ए गंध और स्वाद का नुकसान। ये जो है एनोसोमिया और एजुसेमिया, ये शब्द इसका अर्थ होता है। 102 नंबर प्रश्न है उस एंजाइम का नाम क्या है जो जुगाली करने वाले युवा जानवरों के पेट से प्राप्त होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी उपयोगी होता है, तो वो है रेनिन। रेनिन एंजाइम बछड़ों और मेमनों जैसे युवा जुगाली करने वाले जानवरों के पेट से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग डेयरी उद्योग में पनीर के उत्पादन के लिए किया जाता है। रेनिन एंजाइम को काइमोसिन भी कहा जाता है। अम्ल और उनके प्रकृति स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं, तो टमाटर ऑक्सलिक अम्ल सही सुमेलित है। अगला देखते हैं निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होता है, तो 4 से 5 सप्ताह के दौरान जो है मानव भ्रूण में दिल की धड़कन निषेचन के लगभग 4-5 सप्ताह बाद शुरू होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीमर और उनके उपयोगों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन सही है, बेकलाइट विद्युत इंसुलेशन उसके बाद सही है, पॉलिस्टर फाइबर रस्सी, मेलामाइन चीनी मिट्टी बर्तन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सभी सही है। आर्वर कल्चर निम्नलिखित में से किसकी खेती या पालन को संदर्भित करता है, तो आर्वर कल्चर जो है ये झाड़ियाँ और पेड़ के खेतियों को संबंधित करता है, ठीक है। रक्त सीरम में एल्बुमिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जिगर, यकृत जिसको बोलते हैं जिगर, ऑप्शन नंबर सी। किसी परमाणु की मूल अवस्था में उसके परमाणु कक्षकों को इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये हो जाएगा ऑफबो का सिद्धांत। ऑफबो का सिद्धांत जो हो जाएगा अफबाउ का सिद्धांत। अफबाउ का सिद्धांत उस तरीकों को निर्धारित करता है जिस तरह से एक परमाणु की परमाणु कक्षा में उसकी जमीनी अवस्था में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इसमें कहा जाता है कि कक्षीय ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को परमाणु कक्षाओं में भर दिया जाता है। 109 नंबर है कि किसी व्यक्ति का पूरा आकार देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का ऊंचाई का हाफ होना चाहिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो अब हैबर प्रक्रिया के रूप में प्राकृतिक गैस मीथेन से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ हवा से नाइट्रोजन और अमोनिया में जुड़ती प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती और अमोनिया के उत्पादन को एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक है, तो ऑप्शन आपका Fe+MO हो जाएगा, Fe+MO हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे बनाया गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा जो है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम वीसी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पिछले 15 वर्ष में सबसे कम भूमि उत्पादकता में गिरावट बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है, तो देश भर में दूसरा स्थान है। सिर्फ 8 राज्यों के पास 30% खराब जमीन है, जिसमें मिजोरम पंजाब की हालत सबसे खराब बताए गए हैं, और मिजोरम में निम्नीकृत भूमि में 188% और पंजाब में 80% की वृद्धि हुई है। बिहार में यह गति कम है। 114 है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया का पहला स्थान मिला है, केरल को पहला स्थान मिला है,
GSER में वैश्विक रैंकिंग में राज्य का चौथा स्थान मिला है। इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। मानव रहित हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए हाल ही में किस संस्थान में अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन तिहान पर प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो IIT हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, एक कप्तान के रूप में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन UK में चल रहे T20 मैच के दौरान 14 गेंदों में 24 रन बनाकर विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं 117 में है कि हाल ही में विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन कहाँ पे? चीन में किया गया। 118 है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर जो है वो हो जाएगा 0.629, ऑप्शन नंबर डी। 119 है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने किस वर्ष में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? तो प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ये 2006 में लिए थे और इनके प्रधानमंत्री के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, शिंजो आबे का। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस योजना के तहत प्लेटफॉर्म POP लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार के द्वारा POP लॉन्च किया गया। उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ताओं मामलों को विभाग द्वारा किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया गया? तो जागृति नाम का शुभंकर जो है ये लॉन्च किया गया। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर स्थल अंबाजी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है और नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर है। अगला देखते हैं 123 नंबर, भाषा की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य से उड़िया के लिए। इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तेलुगु भाषा और साहित्य में डॉक्टर C नारायण रेड्डी को अमूल्य योगदान को याद किया और कहा कि उनके लेखन ने बड़ी संख्या में तेलुगु लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है और प्रसिद्ध उड़िया भाषा के लेखक डॉक्टर रे उपन्यासों और लघु कथाओं की बहुत सराहना की। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी की गई रेड लिस्ट में प्रवासी मोनार्क तितलियों को किस श्रेणी में रखा गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकटाग्रस्त की श्रेणी में। यह एक डैनास प्लेक्यूकस तितली है। कैसी तितली है? डैनास फ्लैक्यूपस जैसी एक तितली की प्रजाति है जो अमेरिका में प्रवास के दौरान 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है और यह सबसे अधिक मान्यता प्राप्त तितली की प्रजाति है। अगला देखते हैं 125 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा हाल ही में चर्चित प्लूटो को कब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया? तो प्लूटो को पता है कि अगस्त 2006 में जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। बिहार के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2022 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष कंपनी कौन है? तो इसकी अगर हम बात करें तो वालमार्ट कंपनी लगातार 9वें साल वालमार्ट इस सूची में सबसे ऊपर है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर बनाने की घोषणा की गई है? तो नर्मदा नदी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। भारत और किस राज्य के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा
4th का आयोजन किया गया? तो अल जहां हम बताए थे कि अल जहां लगा हो ओमान हो जाएगा इसका अर्थ, ऑप्शन नंबर ए। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या था? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य खेलो तो बस शुरुआत, खेल तो बस शुरुआत है, ऑप्शन डी। सपोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, खेल तो बस शुरुआत है, खेल तो बस शुरुआत है, ऐसे ही इसका थीम था। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल प्रतियोगिता में 4 सदस्यीय भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो लॉन बाउल्स में जो है वो 4 सदस्यीय भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? लॉन बाउल्स में। अगस्त 2022 के अंतिम सप्ताह में किस देश की रानी मैक्सिमा ने भारत का दौरा किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। डच हॉलैंड की रानी मैक्सिमा जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष वकील के रूप में विकास के लिए समावेशी वित्त G20 ग्लोबल पार्टनरशिप में मानद संरक्षक के रूप में 29 से 31 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया था? तो फरीदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद में किया गया है। 134 है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके चुने हुए लेखकों का संकलन है? तो ये अरुण जेटली का। किसका? अरुण जेटली का। इस पुस्तक का विमोचन 24 अगस्त 2022 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर किया गया था। किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 आयोजित करने की घोषणा की गई है? कोलकाता में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2022 आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? कोलकाता में। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है वो चेनाब नदी पर। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए नेथन्नाकू बीमा योजना शुरू किया है? तो नेथन्नाकू जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए नेथन्नाकू बीमा योजना शुरू किया। हाल ही में किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। किस नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील, असुपा झील को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा, महानदी। यह कटक जिले के बांकी उपमंडल में स्थित उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह आर्द्र भूमि की 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। आगे देखते हैं 40 नंबर की टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम बताइए। तो संजीव सिंह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक देखिए आप मैथ का प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न का आंसर मैं बता दे रही हूँ, आप लोग PDF से बना लीजिएगा। आंसर इसका बी हो जाए, सॉरी 41 ना है, आंसर इसका बी नहीं होगा, आंसर इसका हो जाएगा ए 1200। 142 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी 100%। एंड नेक्स्ट देखिएगा इसका हो जाएगा 143 नंबर प्रश्न का आंसर, ये रीजनिंग का प्रश्न है, पति इसका आंसर होगा ए। एंड नेक्स्ट देखिए 144 आंसर डी हो जाएगा, 13:6। 145 क्वेश्चन इधर है और 45 का आंसर आपको इधर देखने को मिलेगा, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी दक्षिण। 146 का भी आंसर बी हो जाएगा। एंड 147 नंबर प्रश्न है, इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा और 149 का आपका आंसर सी हो जाएगा, सी। एंड थोड़ा सा देखते हैं आगे, लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ था आज पसंद आया होगा। अगर हमसे कोई गलतियां हो गई होगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो से मैं कोई गलती ना करूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।